मैं रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीए सेमेस्टर 4 के सिलेबस कोर 8 मेडिवल इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 9 डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रश्न दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे पर जानकारी दे रही हूँ। उत्थान एवं पतन प्रकृति का नियम है। अनेक शक्तिशाली राज्यों का उत्थान एवं पतन प्रकृति के इसी नियम की पुष्टि करता है। दिल्ली सल्तनत भी इसका अपवाद नहीं था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्याभिषेक से हुई थी तथा पतन 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम को परास्त किए जाने पर हुआ। किसी भी साम्राज्य के उत्थान के लिए कोई एक परिस्थिति या पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है। दिल्ली सल्तनत का पतन भी किसी एक विशिष्ट कारण से नहीं हुआ, बल्कि अनेक कारण इसके लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार थे। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों की निरंकुशता पर। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक अत्यंत निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित करके वे निरंकुशता पूर्वक शासन करते थे। अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए सुल्तानों ने उलेमा अथवा धर्माधिकारियों की भी परवाह नहीं की। अपने विरुद्ध सिर उठाने वाले के प्रति सुल्तान अत्यंत कठोर एवं बर्बर नीति अपनाते थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में नवीन मुसलमानों को जिस प्रकार से दंडित किया गया वह सल्तनतकालीन निरंकुशता का ज्वलंत उदाहरण है। सुल्तानों के निरंकुश नीतियों से प्रजा में असंतोष बढ़ा, जो दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। दिल्ली सल्तनत के विघटन का दूसरा कारण था उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना। उत्तराधिकार के नियम का न होना भी सल्तनत के पतन का एक कारण बना। किसी भी सुल्तान की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर उसका बड़ा पुत्र ही बैठे, यह आवश्यक नहीं था। अतः राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए उसके पुत्रों और सरदारों में होड़ लग जाती थी तथा इससे परस्पर संघर्ष होता था, जिससे सल्तनत की शक्ति क्षीण होती थी। इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक आदि प्रांतीय सूबेदार थे, किंतु उत्तराधिकार के नियम के अभाव से लाभ उठाकर शक्ति की सहायता से शासक बन गए। उत्तराधिकार का नियम न होने के कारण अनेक विद्रोह भी हुए। साम्राज्य के विघटन के अगले कारण की चर्चा करते हैं। साम्राज्य का विशाल होना। सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का अत्यंत विशाल होना भी उसके पतन का कारण बना। अलाउद्दीन ने विजयों द्वारा लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था, किंतु उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए दक्षिण भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित नहीं किया। इसके विपरीत तुगलक वंश के शासकों ने दक्षिण भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका दुष्परिणाम उन्हें झेलना पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण में सीधे शासन के उद्देश्य से राजधानी दौलताबाद बनाई थी, किंतु उसकी वह योजना असफल हो गई। मोहम्मद तुगलक की इस नीति के कारण दक्षिण के राज्य स्वतंत्र हो गए। दक्षिण के राज्य से प्रेरणा लेकर उत्तर के राज्य भी विद्रोह करने लगे, जिससे सल्तनत का विघटन होने लगा। अब बात करते हैं किस प्रकार दिल्ली साम्राज्य के पतन का कारण बना शासक वर्ग की दुर्बलता। किसी भी साम्राज्य की दृढ़ता, सुरक्षा और प्रशासन की सफलता का आधार सुल्तान के व्यक्तित्व पर निर्भर थी। एक योग्य, दूरदर्शी, बुद्धिमान शासक ही साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान कर सकता था। सुयोग्य एवं शक्तिशाली सुल्तानों के उत्तराधिकारियों का विलासपूर्ण वातावरण में पालन पोषण होने के कारण उनमें संघर्ष करने तथा संकटों का सामना करने की शक्ति नहीं होती थी। इस वजह से वे प्रायः कुशलतापूर्वक शासन करने में दुर्बल और अयोग्य होते थे। वंशानुगत उत्तराधिकारी का नियम नहीं था। साम्राज्य की स्थिरता का आधार सिर्फ सैनिक शक्ति थी। दुर्बल उत्तराधिकारियों में सैनिक योग्यता का अभाव होता था, जो समय पड़ने पर
विद्रोहों को कमजोर करने में असफल होते थे। इसके अलावा दुर्बल सैन्य व्यवस्था एवं अस्थायी सेना का न होना भी दिल्ली साम्राज्य के विघटन एवं पतन का कारण बना। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं थीं। सैनिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष अस्थायी सेना का अभाव था। सल्तनत काल में अधिकांश शासकों के पास अस्थायी सेना नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके महत्व को समझा था तथा अस्थायी सेना तैयार की थी। इसी कारण उसे अत्यधिक सफलता भी मिली, किंतु उसके उत्तराधिकारियों ने पुनः अस्थायी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। अस्थायी सेना के अभाव में सुल्तानों को अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे अमीरों के प्रभाव और महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती थी। दिल्ली सल्तनत के पतन का एक प्रमुख कारण अमीरों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा थी। अपार धन संपत्ति और विशाल सेना के स्वामी होने के कारण वे स्वयं सुल्तान बनने तथा सिंहासन प्राप्त करने की कामना भी करने लगते थे। यही कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी तक को अमीरों का सामना करना पड़ा। अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति से सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी आई। इससे प्रशासन पर सुल्तान की पकड़ कमजोर होती गई और साम्राज्य विघटन के कागार पर पहुंच गया। दिल्ली सल्तनत के पतन का अगला कारण था दास प्रथा का प्रचलन। आरंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन जैसे योग्य दास हुए थे। धीरे धीरे दासों की संख्या बढ़ने लगी। राज्य को इन दासों पर काफी व्यय करना पड़ता था। सुल्तान के निकट रहने के कारण भी इन गुलामों की राज्य में विशेष स्थिति रहती थी। ये दास राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गुलाम वंश के पतन के पश्चात भी गुलामों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए मलिक काफूर एवं खुसरो के नाम लिए जा सकते हैं। ये गुलाम यद्यपि अत्यंत योग्य थे, किंतु इनमें स्वामी भक्ति की भावना न थी, जिसका दुष्परिणाम इनके सुल्तानों को सहना पड़ा। मलिक काफूर एवं खुसरो ने अपने अपने सुल्तानों की हत्या की और सल्तनत पर अधिकार करने का प्रयास किया। सल्तनत काल में गुलामों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जिससे वे समय समय पर षड्यंत्र करके सल्तनत को दुर्बल बनाते रहते थे। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में तुगलक वंश के शासकों की नीति भी जिम्मेदार रही। तुगलक वंश के शासकों ने नीति निर्धारण एवं उनका पालन करने में अपनी विवेकहीनता का परिचय दिया, जिसने दिल्ली सल्तनत के पतन की गति को तीव्र कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने अपनी योजनाओं से दिल्ली सल्तनत को आर्थिक एवं सैनिक दृष्टिकोण से जर्जर कर दिया। उसकी नीतियों ने जनसाधारण में आक्रोश उत्पन्न किया। उसकी विफलताओं के कारण ही उसे इस्लामी जगत का सबसे विद्वान मूर्ख कहा गया। मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन, मुद्रा परिवर्तन और दक्षिण नीति उसकी अदूरदर्शिता के कारण असफल रही, जिसके गंभीर परिणाम हुए। फिरोज तुगलक ने कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की, किंतु जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ करना, इसके अलावा उसकी धार्मिक नीति ने सल्तनत को कमजोर बनाया। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी और भी अयोग्य निकले, जिस कारण सल्तनत का तीव्र गति से पतन होने लगा। इसके अलावा मंगोलों के आक्रमण ने भी दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व पर प्रभाव डाला। पंजाब तथा सिंध पर उनके आक्रमणों की आशंका बनी रहती थी। बलबन ने इसके लिए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा की व्यवस्था की थी और इसके कारण राज्य की सीमा पर सैनिक रखना पड़ता था तथा धन व्यय करना पड़ता था। इसी प्रकार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी। बलबन ने सीमा सुरक्षा के कारण सल्तनत के विस्तार की नीति का त्याग किया था। यद्यपि अलाउद्दीन ने सीमा सुरक्षा के साथ विस्तारवादी नीति को भी अपनाया, लेकिन उसके लिए विशाल सेना का गठन किया और कठोर राजस्व नीति अपनाई। इस प्रकार मंगोल आक्रमणों से अस्थिरता बनी रही। इन आक्रमणों का एक दुष्प्रभाव यह भी हुआ कि इनसे प्रोत्साहित होकर सामंत तथा हिंदू राजा विद्रोह करते थे, जिससे आंतरिक अशांति फैलती थी। फिरोज तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण बंद हो जाने के फलस्वरूप सुल्तान ने
सैनिक सतर्कता की नीति त्याग दी और जब तैमूर का आक्रमण हुआ तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में अभी हमने जिन जिन कारणों की चर्चा की, सिर्फ इतने कारण ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि अन्य कारण भी थे। उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व केवल सैनिक शक्ति पर निर्भर था। उसमें जनता की स्वीकृति नहीं थी। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के कल्याण के लिए सुल्तानों ने कुछ नहीं किया, अतः उन्हें हिंदुओं का समर्थन कभी प्राप्त नहीं हुआ। यह सत्य है कि आम हिंदू जनता उदासीन रहती थी, लेकिन अनेक बार उन्होंने विद्रोह किया। बलबन और मोहम्मद तुगलक को दोआब में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अवध और उत्तरी बिहार, राजस्थान तथा बुंदेलखंड में भी इसी प्रकार की स्थितियों का निर्माण हुआ था। तैमूर का आक्रमण भी एक कारण था जिससे सल्तनत की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। सल्तनत काल में सेना के विकास तथा प्रशिक्षण पर सुल्तानों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के समय बाबर का आक्रमण हुआ। चूंकि सुल्तान की सेना पुराने ढंग की थी, उसकी सैनिक चालें, संगठन आदि आक्रमणकारी की अपेक्षा निम्न कोटि के थे। इस कारण बाबर के सामने वह टिक न सका तथा युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इब्राहिम लोदी के पानीपत के युद्ध में पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने घरों में मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। धैर्य बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।